अब हम पढ़ेंगे ऑक्सीजन O2 अणु जिसका अणुभार 32 है। ऑक्सीजन का परमाणु भार 16, 16 दूनी ये हो गया 32। ऑक्सीजन गैस को हम प्राणवायु के नाम से भी जानते हैं। शीले वैज्ञानिक ने सबसे पहले इस गैस को पारे के रेड ऑक्साइड पर सूर्य की किरणों को केंद्रित करके प्राप्त किया था। प्रिस्टले वैज्ञानिक ने इसका प्रकाशन किया और लेवोजियर ने इस गैस को ऑक्सीजन नाम दिया। ऑक्सीजन की उपस्थिति वायुमंडल में स्वतंत्र रूप में भी है और संयुक्त रूप में भी है, अर्थात यह स्वतंत्र भी होगा O2 के फॉर्म में या फिर किसी यौगिक या कंपाउंड के फॉर्म में, जैसे नाइट्रोजन के कंपाउंड, कार्बन के जो भी कंपाउंड्स हैं जिसमें ऑक्सीजन है तो वो ऑक्साइड्स के फॉर्म में होते हैं। इसी प्रकार विभिन्न प्रकार के जो लवण होते हैं उनमें भी कार्बोनेट के रूप में, सल्फेट के रूप में या ऑक्साइड के फॉर्म में ये पृथ्वी पर विद्यमान होते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, सोडियम सल्फेट है, कैल्शियम ऑक्साइड है। इस तरह से कई यौगिक हैं जिनमें कि कार्बोनेट यानी CO3 ऑक्सीजन उसमें है, सल्फेट SO4 उसमें भी ऑक्सीजन है, ऑक्साइड तो ऑक्सीजन है ही। तो इसके जो भी ऑक्साइड्स हैं फॉर्म या सल्फेट फॉर्म है या कार्बोनेट फॉर्म है, सभी में ऑक्सीजन विद्यमान है। और यह किस प्रकार से एक प्राणवायु है, इस सर्कल को या इस ऑक्सीजन साइकिल को जब हम देखते हैं कि वायुमंडल में इसकी उपस्थिति के आधार पर यदि देखा जाए तो ये हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, इस चित्र में आप समझ सकते हैं कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं और उसी ऑक्सीजन को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से निकले हुए इसी ऑक्सीजन को जो मनुष्य है या जीव जंतु है इसको प्रयोग करते हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल, क्लोरोफिल, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया होती है तो यहाँ कार्बोहाइड्रेट बना और ऑक्सीजन गैस बनी। इस ऑक्सीजन गैस को फिर इस तरह से जीवों द्वारा यूज कर लिया जाता है। वायुमंडल में इसका चक्र इसी प्रकार चलता रहता है। तो यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट गैस है जिसे हम प्राणवायु के नाम से जानते हैं। अब हम जानते हैं ऑक्सीजन बनाने की विधि किस प्रकार से, कौन कौन सी विधि से हम इसको प्रयोगशाला में बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं पोटेशियम क्लोरेट के द्वारा। पोटेशियम क्लोरेट विघटित होता है तो पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बनता है। यह इसकी प्रयोगशाला विधि है। प्रयोगशाला विधि में एक बोरोसिल ग्लास ट्यूब लेते हैं और उसमें जो उत्प्रेरक है उसके रूप में मैग्नीज ऑक्साइड लिया जाता है MnO2 और KClO3 लिया जाता है और इसके बाद इसको गर्म करते हैं। गर्म करने पर यह विघटित होता है पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस में। इस जो गैस प्राप्त होती है यहाँ पर ऑक्सीजन गैस, वो उसमें MnO2 केवल कम तापक्रम को कम करती है बल्कि अपघटन की दर को भी कम कर देती है। तो यहाँ पर टेम्परेचर जो है हमको 420 केल्विन रखना है तो शुद्ध जो ऑक्सीजन है वो हमें प्राप्त होता है। ये इसकी प्रयोगशाला विधि है। तो प्रयोगशाला विधि भी इम्पोर्टेंट है, भले ही इसका डायग्राम एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन प्रयोगशाला विधि का रिएक्शन कौन सा है या किस प्रकार के मेथड से ये आपको पता होना चाहिए। धात्विक ऑक्साइड से जब इसको बनाया जाता है, जैसे विभिन्न प्रकार के धात्विक ऑक्साइड जैसे सिल्वर ऑक्साइड है, मरकरी ऑक्साइड है, लेड ऑक्साइड है, इन सबको उच्च तापक्रम पर जैसे ही गर्म किया जाता है तो ये विघटित हो जाती हैं और विघटित होकर ऑक्सीजन गैस देती हैं। देखिए सिल्वर ऑक्साइड विघटित होकर सिल्वर देगा और ऑक्सीजन निकलेगा। मरकरी ऑक्साइड मरकरी और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हुआ। लेड ऑक्साइड, यहाँ पर लेड ऑक्साइड मतलब यहाँ रेड लेड है Pb3O4 रेड लेड, जो कि लेड ऑक्साइड और ऑक्सीजन में परिवर्तित होता है। हाइड्रोजन परऑक्साइड के द्वारा भी ऑक्सीजन का निर्माण होता है। हाइड्रोजन परऑक्साइड भी अपघटित होकर जल और ऑक्सीजन गैस का निर्माण करता है। अब हम ऑक्सीजन के कुछ विशेष गुणों के बारे में देख लेते हैं। ऑक्सीजन प्रकृति में 3 समस्थानिकों के फॉर्म में होता है, O16, O17 और O18 समस्थानिक, जहां पर परमाणु क्रमांक समान लेकिन परमाणु भार अलग अलग होते हैं।
ऑक्सीजन की प्रकृति अणुचुंबकीय होती है, मतलब O2 अणु जो है O के बीच डबल बॉन्ड होता है। जब हम इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम को देखते हैं तो ये पाते हैं कि ऑक्सीजन अणुचुंबकीय अणु होता है, मतलब वहाँ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। जल में इसकी विलेयता जो है वो 3.08 सेंटीमीटर क्यूब पर 100 सेंटीमीटर क्यूब में, मतलब 100 सेंटीमीटर क्यूब में ऑक्सीजन की विलेयता जो है, ऑक्सीजन की मात्रा कह सकते हैं 3.08 सेंटीमीटर क्यूब होती है। ये सोना प्लेटिनम के अलावा, क्योंकि सोना और प्लेटिनम जो है वो नोबल धातु होती है, मतलब इसकी क्रियाशीलता कम होती है, तो इनके अलावा ये सभी धातु से अधातु से क्रिया कर सकता है। तो यहाँ पर हम यही देख रहे हैं उष्म, और ये ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, लेकिन उच्च बाह्य ताप की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब भी मतलब ऑक्सीजन क्रिया करती है तो ज्यादातर रिएक्शन ऊष्माक्षेपी होती है, लेकिन यहाँ पर बहुत अधिक तापमान देना पड़ता है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है O मतलब डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है, ऑक्सीजन द्विबंध से जुड़ा रहता है, तो इसकी आबंध एंथैल्पी जो है वो बहुत अधिक होती है। कैल्शियम जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है, एल्यूमिनियम से क्रिया करता है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है, सोडियम से क्रिया करता है तो सोडियम ऑक्साइड बनता है। इसी प्रकार ये इसके रिएक्शन है, मतलब धातु से जब ऑक्सीजन क्रिया करेगा तो ऑक्साइड बना रहा है, जिस आधार पर इसके ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी उसी आधार पर यौगिकों का निर्माण होगा। जैसे एल्यूमिनियम के जो ऑक्साइड्स हैं Al2O3, एल्यूमिनियम 3+ है तो देखिए ऑक्सीजन के नीचे 3, और ऑक्सीजन का 2+2 है तो वो एल्यूमिनियम के नीचे +2 हो गया। सोडियम ऑक्सीजन से क्रिया करके सोडियम ऑक्साइड बनाया, ये धातुओं के साथ क्रिया हुई ऑक्सीजन की। अब हम अधातु के साथ देखते हैं कि किस प्रकार ये अधातु से क्रिया करता है, तो यहाँ भी ऑक्साइड बनाता है, बस ऑक्साइड की प्रकृति बदल जाती है। धातु के साथ जो ऑक्साइड बनते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं कुछ, लेकिन Al2O3 जो है ये धातु का ही ऑक्साइड है, लेकिन ये उभयधर्मी प्रकृति का होता है, जबकि सोडियम का ऑक्साइड या कैल्शियम का ऑक्साइड ये क्षारीय प्रकृति का होता है। अधातु के साथ जो ऑक्साइड बनते हैं वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं, जैसे यहाँ पे P4 ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके P4O10 बनाता है, ये अम्लीय प्रकृति का है। वैसे ही कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, यह भी अम्लीय प्रकृति का होता है। विभिन्न प्रकार के यौगिकों से यह कैसे क्रिया करता है ऑक्सीजन, ये हम देखते हैं। तो सभी में ऑक्साइड का निर्माण ही हो रहा है। देखिए आप, जिंक सल्फाइड है, जिंक सल्फाइड के साथ जब ऑक्सीजन की क्रिया होती है तो जिंक ऑक्साइड बना और सल्फर डाइऑक्साइड बना। यहाँ हम देखते हैं सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से क्रिया करके SO3 बनाया, मतलब सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाया। इसमें N2O5 ये उत्प्रेरक है, उत्प्रेरक की उपस्थिति में ऑक्सीकरण हो रहा है, अर्थात सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से क्रिया कर रहा है, मतलब ऑक्सीकरण हो रहा है। यहाँ जो उत्प्रेरक है वो N2O5 है। तो ये जो क्रिया है, यहाँ अमोनिया ऑक्सीजन से क्रिया करके नाइट्रिक ऑक्साइड बनाया, प्लेटिनम गॉज और प्लस NO के प्रेजेंस में। तो ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन बताता है ओस्टवाल्ड मेथड, जो नाइट्रिक अम्ल बनाने की विधि है, वहां हम इस रिएक्शन को पढ़ेंगे फिर से। तो यहाँ पर, या इसको हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, अमोनिया और ऑक्सीजन के साथ क्रिया होने पर नाइट्रिक ऑक्साइड बना और H2O बना प्लेटिनम गॉज के प्रेजेंस में, और फिर आगे NO से फिर NO2 बना, फिर NO2 से फिर H2O रिएक्ट होकर HNO3 बनाता है। हम लास्ट वीडियो में इसको देख चुके हैं। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार कार्बनिक यौगिकों से ये क्रिया करता है। तो जब भी ऑक्सीजन किसी कार्बनिक यौगिक से क्रिया करेगा तो कार्बनिक यौगिक से क्रिया करके उसी के ऑक्साइड बनाएगा जिन तत्वों से मिलकर ये बना है कार्बनिक यौगिक। जैसे कार्बन हाइड्रोजन है तो उसके ऑक्साइड बन गए कार्बन डाइऑक्साइड और जल। वैसे ही एथिलीन के साथ जब ऑक्सीजन की क्रिया हुई तो यहाँ भी कार्बन हाइड्रोजन है, इसके साथ क्रिया हुई तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बना। तो यहाँ इसके साथ क्रिया हो गई। तो कई प्रकार से यहाँ रिएक्शन होता है। यहाँ पर एथिलीन के साथ जब ऑक्सीजन की क्रिया होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। अब हम ऑक्साइड के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। ऑक्सीजन की मात्रा के आधार पर इसके वर्गीकरण को कई प्रकार से बांटा गया है, जैसे ऑक्सीजन की मात्रा के आधार पर या उनके प्रकृति के आधार पर कि अम्लीय है, क्षारीय है, उदासीन है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑक्सीजन की मात्रा के आधार पर।
तो एक सामान्य ऑक्साइड क्या होगा, जब वो किसी धातु के साथ क्रिया करेगा और उसकी सभी जो संयोजकताएं होती है उसको संतुष्ट करते हुए जो ऑक्साइड बनाएगा उसको हम कहेंगे सामान्य ऑक्साइड। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड बना और H2O बना। अब हम बहु ऑक्साइड देखें, जैसे यहाँ पर बहु ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन की मात्रा यहाँ पर अधिक होगी, सामान्य से भी अधिक होगी, जैसे कि परऑक्साइड, बेरियम परऑक्साइड, डाइऑक्साइड, PbO2, MnO2, ये सब डाइऑक्साइड जहाँ ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होगी। सब ऑक्साइड, यहाँ सब शब्द का मतलब है कि जब ऑक्सीजन की मात्रा सामान्य से भी कम होती है, जैसे N2O, जिन तत्वों के साथ ये क्रिया कर रहा है उनके आधार पर यदि देखें तो ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी, तो उसको कहते हैं सब ऑक्साइड। मिश्रित ऑक्साइड, जहां पर दो सरल जो ऑक्साइड है उनके संयोग से जो ऑक्साइड बनेगा उसको मिश्रित ऑक्साइड कहेंगे। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो रेड लेड है Pb3O4 जो है Pb3O4, इसका निर्माण किस प्रकार से हुआ है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये PbO और PbO2 से मिलकर बना है रेड लेड जो है। तो यहाँ पर दो ऑक्साइड का ये मिश्रण हो गया, तो इसको मिश्रित ऑक्साइड कहेंगे। अब हम देखते हैं रासायनिक व्यवहार के आधार पर। रासायनिक व्यवहार यानी अम्लीय है, क्षारीय है, तो अम्लीय यदि है तो वो क्या करेगा, जल में घुलकर ऑक्सी अम्ल बनाएगा। ऐसे ऑक्साइड जो जल में घुलकर ऑक्सी अम्ल बनाते हैं। और अम्ल है तो क्षार से क्रिया करके लवण और जल बनाएंगे। यहाँ पर देखिए कार्बन डाइऑक्साइड H2 से क्रिया करके H2CO3 मतलब कार्बोनिक अम्ल बनाया। वैसे ही सल्फर का जो ये ऑक्साइड है, सल्फर का ऑक्साइड यानी सल्फर ट्राइऑक्साइड जो हम देख रहे हैं, सल्फर ट्राइऑक्साइड जब क्रिया कर रहा है जल से तो ये बनता है सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इस प्रकार अब क्षारीय अगर है, क्षारीय नेचर, तो हम देखते हैं कि जल में घुलकर वो क्षार बनाएगा। और वैसे ही जैसे अम्ल क्षार से क्रिया करके लवण बनाया, तो यदि ये क्षारीय प्रकृति का ऑक्साइड है तो वह अम्ल से क्रिया करके क्या बनाएगा, लवण बनाएगा। जैसे यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड का जो नेचर है वह होता है क्षारीय, तो जब ये अम्ल यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया किया तो एक लवण बना कैल्शियम क्लोराइड, ये एक लवण बन गया कैल्शियम क्लोराइड। अब यहाँ पर सोडियम ऑक्साइड ये भी क्षारीय प्रकृति का है, तो ये कह रहा है कि यदि क्षारीय प्रकृति का है तो जल से क्रिया करके क्षार बनाएगा। ये H2O के साथ क्रिया करके बना लिया NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब हम उदासीन ऑक्साइड देखें। उदासीन ऑक्साइड जो कि ना तो ये जल से क्रिया करेगा, ना अम्ल से, ना क्षार से, तो ये कहलाएगा उदासीन ऑक्साइड। तो इसका उदाहरण है कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड और जल, ये सब उदासीन ऑक्साइड है। अब हम देखते हैं उभयधर्मी। उभय नाम से ही स्पष्ट है कि ऐसे ऑक्साइड जो दोनों की तरह कार्य करेंगे। हमने पहले भी देखा कि एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड है वह उभयधर्मी होता है, अर्थात यह अम्ल से भी क्रिया कर सकता है और क्षार से भी क्रिया कर सकता है। जब ये अम्ल से क्रिया करके लवण बना रहा है, अर्थात यहाँ पर यह क्षार है, HCl के साथ क्रिया करके ये बनाया हेक्सा एक्वो एल्यूमिनियम थर्ड आयन, तो यहाँ पर ये बन गया, यहाँ पर इसका नेचर हो गया क्षारीय। लेकिन यहाँ Al2O3 जब क्रिया कर रहा है NaOH के साथ, अर्थात यहाँ इसकी प्रकृति हो गई अम्लीय, क्योंकि NaOH क्षार है। यहाँ पर भी एक संकुल लवण बना रहा है, जटिल लवण बना रहा है, इसका नाम हो जाएगा सोडियम हेक्सा हाइड्रोक्सो एल्यूमिनेट आयन। तो यहाँ दो प्रकार के लवण बने, एक बार वो क्षारीय प्रकृति दर्शाया और एक बार अम्लीय प्रकृति दर्शाता है एल्यूमिनियम का ऑक्साइड। अब हम ओजोन के बारे में पढ़ेंगे। ओजोन ऑक्सीजन का ही एक अपरूप है। लगभग 20 किलोमीटर ऊंचाई पर सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडलीय ऑक्सीजन से यह बनता है। ओजोन बहुत अधिक क्रियाशील होती है और समुद्र तल की ऊंचाई पर यह लंबे समय तक वातावरण में नहीं रहती है। ओजोन परत पराबैंगनी किरणों की अधिक मात्रा से पृथ्वी को बचाती है। यह पृथ्वी के लिए एक रक्षात्मक कवच है। ये आप लोग अच्छे से जानते हैं। ओजोन परत का दिन प्रतिदिन जैसे जैसे प्रदूषण बढ़ रहा है ओजोन परत अपक्षय होता जा रहा है, ये भी आप जानते हैं।
तो बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिससे ओजोन परत का अपक्षय हो रहा है। तो ओजोन जो है ये हमारे वायुमंडल का एक पार्ट है, वायुमंडल में है, और कैसे बनता है वो हम आगे अभी देखेंगे और अच्छे से। इसकी प्राप्ति देखेंगे सबसे पहले कि यह किस प्रकार की होती है। तो यह अधिक तरंग लंबाई वाली होती है और यूवी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है, मतलब अल्ट्रावायलेट रेज जो होती है उसको पृथ्वी पर आने से रोकती है। और इसी जगह पर इसके ओजोन का निर्माण होता है, विघटन होता है, और यही यूवी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। ओजोन बनाने की विधि हम देखते हैं। शुद्ध, शुष्क और गर्म जो ऑक्सीजन है उसका जब एक विशेष नली ओजोनाइजर में विद्युत विसर्जन कराया जाता है तो ओजोन प्राप्त होता है। देखिए यहाँ पे 3 ऑक्सीजन के अणु हैं, इसका विद्युत विसर्जन कराया गया इस विशेष नली ओजोनाइजर में, तो ये ओजोन प्राप्त होता है। और यहाँ पर शुष्क और ठंडी ऑक्सीजन लिया जाता है, धीमा विद्युत विसर्जन कराया जाता है जिससे टेम्परेचर ज़्यादा नहीं बढ़े और ओजोन का विघटन नहीं तो ज़्यादा हो जाएगा। तो अधिक ओजोन प्राप्त करने के लिए दाब भी अधिक होना चाहिए और ताप भी अधिक होना चाहिए। ओजोन के गुण, ओजोन जो है वो विशेष गंध वाली भी होती है। थोड़ी मात्रा में ये हानिकारक नहीं होती है, लेकिन अगर मान लीजिए इसका सांद्रण 100 ppm हो जाए तो ऐसी स्थिति में सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो सकता है और दम घुट सकता है, सिर दर्द हो सकता है, उल्टी जैसा लग सकता है। तो कम में ये जहरीला नहीं होता है, थोड़ा सा सांद्रण बढ़ने पर ये ज़्यादा जहरीला हो जाता है। कलर अगर देखें तो ये गैस के रूप में यदि है तो नीला होगा, यदि द्रव के रूप में है तो गहरा नीला, और यदि ठोस हो जाता है तो बैंगनी काला ठोस बन जाता है, और वायु से यह भारी होता है। प्रबल ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करता है। इसका कारण है कि ये नवजात ऑक्सीजन देता है, ये नवजात ऑक्सीजन दिया। यहाँ पर ओजोन जैसे ही अपघटित होता है वो नवजात ऑक्सीजन देता है, और ये अपघटन होने के बाद यहाँ पे देखिए टेम्परेचर ज़्यादा होने पर यहाँ 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी यह अपघटित होकर नवजात ऑक्सीजन देता है। ऑक्सीकारक गुण देखा जाए तो फ्लोरीन जो है वो सबसे ज़्यादा ऑक्सीकारक होता है, लेकिन उसके बाद यदि देखा जाए तो ओजोन उससे कम होता है ऑक्सीकारक में। और यदि ऑक्सीकारक गुण का एग्जाम्पल देखें कि ये कैसे रिएक्शन करता है, तो लेड सल्फाइड पर यदि ओजोन की क्रिया होती है तो लेड सल्फेट और ऑक्सीजन बनता है, यानी लेड सल्फाइड का ऑक्सीकरण कर देता है। वैसे ही पोटेशियम आयोडाइड के साथ भी ओजोन की क्रिया होने पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, आयोडीन और ऑक्सीजन बनता है। यहाँ पर इस आयोडीन का अगर हम अनुमापन करें सोडियम थायोसल्फेट के साथ, यहाँ प्राप्त जो आयोडीन है इसका अनुमापन किया जाए सोडियम थायोसल्फेट के साथ, तो हमें ओजोन की मात्रा का हम आकलन कर सकते हैं। तो ये जब ओजोन के बोरेट बफर से Ki से क्रिया करता है ओजोन तो आयोडीन मुक्त होगा। ये जो आयोडीन मुक्त हुआ इसका हम अनुमापन करते हैं हाइपो सॉल्यूशन या सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन के साथ। तो अनुमापन करने से हमको प्राप्त हो जाता है ओजोन की मात्रा। ओजोन का आकलन हम आसानी से कर सकते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि जो वायुमंडलीय जो ओजोन है उस पे किस किस चीज़ का खतरा है, मतलब वो किस किस कारणों से, किन किन कारणों से वह अपक्षय हो रहा है, उसका क्षय होता जा रहा है। तो एक तो ये जो सुपरसोनिक जेट विमान होते हैं उनसे निकलने वाला जो नाइट्रिक ऑक्साइड है ये क्या करता है, ओजोन का मंद गति से क्षरण कर रहा है, धीरे धीरे क्षरण कर रहा है। मतलब ये नाइट्रिक ऑक्साइड ओजोन के साथ क्रिया करके NO2 और O2 बनाता है। साथ ही साथ जो ओजोन है वो उसको फ्रेऑन से भी खतरा है। फ्रेऑन यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन से भी खतरा है, एरोसोल स्प्रे से भी, और प्रशीतकों में भी इसका प्रयोग, प्रशीतकों में भी इसका प्रयोग होता है फ्रेऑन्स का। तो फ्रेऑन जो है वो इन सब चीज़ों में होता है, जो प्रशीतन सामग्री है या एरोसोल स्प्रे है, रेफ्रिजरेटर है, AC है, इन सब में फ्रेऑन्स का यूज होता है। और इस फ्रेऑन के द्वारा भी धीरे धीरे वायुमंडलीय जो ये ओजोन है इस पर खतरा है। तो यहाँ हम देखते हैं ओजोन किस प्रकार से वायुमंडल में इसका निर्माण हुआ है। तो ओजोन का निर्माण ये देखिए, ऑक्सीजन है, अल्ट्रावायलेट सनलाइट जैसे इस पे पड़ा ये 2 भागों में विभक्त हो गया, मतलब ये नवजात ऑक्सीजन बना दिया। ये नवजात ऑक्सीजन वापस से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से रिएक्ट हो रहा है तो ओजोन बन रहा है। यहाँ पर 3 ऑक्सीजन जो है वो मिल करके 2 ओजोन बनाता है, 2 ओजोन के अणु बनाते हैं।
तो इस प्रकार ओजोन का निर्माण लगातार चलता रहता है। अब ओजोन के कुछ अपचायक गुण भी आप देख लीजिए। ओजोन अपचायक होता है यानी दूसरे को अपचयित करता है और स्वयं ऑक्सीकृत हो जाता है। यहाँ पर BaO2 मतलब परऑक्साइड, बेरियम परऑक्साइड, यहाँ से BaO2 है, यहाँ एक ऑक्सीजन निकल गया, BaO बन गया और 2O2 बना, यानी एक ऑक्सीजन कम हो गया, तो इसका इस अपचायक की तरह कार्य कर रहा है, यहाँ पर इसको अपचयित कर रहा है, स्वयं ऑक्सीकृत हो जा रहा है। वैसे ही सिल्वर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन को निकाल दिए और यहाँ पर 2Ag बना और ऑक्सीजन बना। जिस प्रकार ये क्रिया हुई। अब ओजोनी अपघटन देखें। ओजोनी अपघटन मतलब ओजोन के साथ जब इस प्रकार की क्रिया हो रही है, ओजोन जब इसके साथ रिएक्शन कर रहा है तो यहाँ क्या बना, मतलब ये कार्बनिक यौगिक है, इसके साथ जब ओजोन क्रिया करता है, ये जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड को हटाकर ओजोन 2 यहाँ जुड़ गया और यहाँ पर एक ऑक्सीजन जुड़ गया, तो ये बन गया ओजोनाइड। मतलब यह देखा जाए, नाम तो जो यौगिक लेंगे 2-मेथिल-2-ब्यूटीन लिए तो उसी का ओजोनाइड बन गया, तो नाम भी वही होगा 2-मेथिल-2-ओजोनाइड। यदि हम ब्यूटीन लेंगे तो ब्यूटीन ओजोनाइड, यदि हम एथिलीन लेंगे तो एथिलीन ओजोनाइड। इस प्रकार से रिएक्शन होगा। लेकिन यहाँ पर इसका जल अपघटन कराया जाएगा, तो ये पूरा जल अपघटित हो गया, ये पूरा पार्ट बीच से ऐसे हटा देंगे, तो किस प्रकार ये रिएक्शन हो रहा है देखिए। CH3 ये दो CH3 यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, क्योंकि ये पार्ट हट रहा है, C डबल बॉन्ड O और H2O2 और यहाँ से ये चीज निकल रहा है CH3CHO, ये पूरा ये हो गया CH3CHO, ये टूट गया, यानी ये वाला पार्ट टूटेगा, ये वाला पार्ट टूटेगा तो ये CH3 C डबल बॉन्ड O बना, ये वाला पार्ट टूटा तो CH3CHO बना और बीच में जो O बचा ये H2O से रिएक्ट होकर H2O2 बना लेता है। तो हम देखते हैं कि 2-मेथिल-2-ब्यूटीन ओजोनाइड बना और उसका अपघटन होने पर एसीटोन बना और एसिटल्डिहाइड बना। अब ओजोन का रिएक्शन हम देखते हैं कि ओजोन किस प्रकार से रिएक्शन कर रहा है। संरचना तो हमने देख लेते हैं पहले कि किस प्रकार ये क्रिया कर सकता है। तो ओजोन का जब हम अनुनादी संरचना देखते हैं तो O के 3 परमाणु हैं, तो 2 के साथ वो डबल बॉन्ड बनाता है और 1 के साथ सिंगल बॉन्ड बनाता है। और दूसरी स्थिति में भी वही है कि ये डबल बॉन्ड इन दोनों के बीच में बना, मतलब पहले डबल बॉन्ड A और B के बीच बना, दूसरे इसके संकर में B और C के बीच बना। तो इसलिए जो इसका मेन ये बना है, अनुनादी जो संरचना बनी उसमें पहले में दोनों ऑक्सीजन के साथ दोनों के साथ डबल बॉन्ड बन सकता है। जब हम अनुनादी संकर देखते हैं अनुनादी, तो यहाँ पर OO के बीच डबल बॉन्ड की स्थिति दोनों ऑक्सीजन के साथ हो सकती है, इन दोनों के बीच भी हो सकती है, इन दोनों के बीच भी हो सकती है। तो यहाँ पर बंध लंबाई जो है इसकी और इसकी, मतलब दोनों के ऑक्सीजन परमाणु की जो बंध लंबाई होगी वो इक्वल होगी, दोनों की बंध लंबाई इक्वल होगी। इस आधार पर यहाँ पे चूंकि इनके भी अनुनादी संरचना दर्शा रहे हैं, अनुनादी जो संरचनाएं होती हैं वहां पर हम देखते हैं कि जो बंध लंबाई होती है वो समान होता है। ओजोन का उपयोग विरंजन की क्रिया में होता है, यानी रंग उड़ाने का कार्य करता है ये, और यह स्थायी होता है। स्थायी इसलिए होता है क्योंकि ये ऑक्सीकरण की क्रिया द्वारा रंगहीन करता है, रंगीन पदार्थ को ऑक्सीकरण के द्वारा रंगहीन करता है। तो जब कोई पदार्थ ऑक्सीकरण के द्वारा रंगहीन होता है तो ऐसी स्थिति में जो विरंजन की क्रिया है वह स्थायी होती है। यदि वापस उसको वायुमंडल में रख भी दिया जाए तो भी उसका रंग वापस नहीं आता है। पोटेशियम परमैंगनेट के निर्माण में इसका यूज होता है, साथ ही साथ पीने के पानी को कीटाणु रहित करने में यूज होता है ना। और ओजोन एक प्रबल ऑक्सीकारक है, किस तरह की क्रिया करता है उसका क्वेश्चन बन सकता है कि ओजोन एक ऑक्सीकारक है, आप समझाइए। तो ओजोन इसलिए ऑक्सीकारक है क्योंकि आसानी से ये नवजात ऑक्सीजन देता है। तो ये देखिए ओजोन विघटित हुआ, ऑक्सीजन बना और नवजात ऑक्सीजन बना, ऑक्सीजन अणु बना और नवजात ऑक्सीजन, यही नवजात ऑक्सीजन दूसरे पदार्थों को ऑक्सीकृत करता है। अतः जो ओजोन है वह एक अच्छा ऑक्सीकारक होता है। अब हम पढ़ेंगे सल्फर के बारे में, सल्फर के अपरूप। सल्फर के अपरूप कितने होते हैं यहाँ देखिए, सल्फर रोम्बिक सल्फर, एमॉर्फस सल्फर और मोनोक्लिनिक सल्फर। तो एमॉर्फस सल्फर जो होता है वो इसमें ये पॉलीमेरिक सॉलिड होता है, और जो रोम्बिक सल्फर होता है वो एसिड
मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है और कंपोज क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर होता है। और यहाँ पर जो अन्य जो संरचना होती है इसकी S7 से S12 तक होती है। मोनोक्लिनिक जो है यहाँ पर देखिए एक क्रिस्टल लाइक सुई जैसी संरचना होती है। रोम्बिक जो है ये इस टाइप का क्रिस्टल जैसी संरचना का निर्माण करते हैं। अब हम सल्फर के अपरूप के बारे में देख लें कि इसके प्रकार जैसे क्रिस्टली सल्फर और एमॉर्फस सल्फर, यानी अक्रिस्टली सल्फर, यानी जहाँ पर सभी अणुओं की एक निश्चित व्यवस्था होगी, एक निश्चित पैटर्न में वो आपस में जुड़े होंगे, ये या जो पैटर्न है उसका निश्चित रूप से पुनरावृत्ति होगी तो वो कहलाता है क्रिस्टली। और अक्रिस्टली मतलब यहाँ पर आकृति समान नहीं होगी, यानी उसके कणों की जो स्थिति है वो बहुत दूर तक एक जैसी नहीं रहेगी, रिपीटेशन नहीं होगा और बहुत लंबा दूरी तक वो एक जैसी संरचना को नहीं दर्शाएंगे, तो ये हो जाएगा एमॉर्फस। क्रिस्टली जो है वो दो प्रकार का होता है, रोम्बिक और मोनोक्लिनिक। ये इसको हम अल्फा सल्फर भी बोल सकते हैं और बीटा सल्फर भी कहते हैं। जो एमॉर्फस होता है यानी अक्रिस्टली जो सल्फर होता है वो प्लास्टिक, कोलॉइडल और मिल्क ऑफ सल्फर के नाम से भी जाना जाता है। सल्फर के जो अपरूप है उसकी संरचना को जब हम देखें आगे, उसके प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। यहाँ पहले सल्फर के जो अपरूप है मुख्य रूप से देखिए यहाँ पे अल्फा सल्फर जो है, अल्फा सल्फर और जो मोनोक्लिनिक सल्फर है, यहाँ पर मोनोक्लिनिक सल्फर यानी कि बीटा सल्फर। यदि हम इसको देखें तो ये बीटा सल्फर या फिर मोनोक्लिनिक या एक नताक्ष, और अल्फा सल्फर जो है वो यहाँ पर इसको कहते हैं रोम्बिक सल्फर। अल्फा सल्फर को रोम्बिक सल्फर भी कहते हैं। तो इसकी संरचना ये अगर हम दोनों में अंतर देखें, ये देखिए कि जल में यह अविलेय होता है, जो अल्फा सल्फर है जल में अविलेय होता है, बेंजीन एल्कोहल में अल्प विलेय होता है, CH2 में पूर्ण रूप से विलेय होता है और सबसे ज्यादा स्थायी होता है। पीले रंग का सल्फर मतलब S8 जो है वो पीले रंग का होता है, कार्बन डाइसल्फाइड में विलेय करके इसको हम क्रिस्टल प्राप्त कर सकते हैं। रंग, ये जो बीटा सल्फर होता है ये वास्तव में रंगहीन होता है, सुई जैसे दिखता है क्रिस्टल इसका। ये देखिए यहाँ पे संरचना, ये सुई जैसे इसकी क्रिस्टली रूप होती है, इसकी सुई जैसी संरचना होती है। कार्बन डाइसल्फाइड में ये विलेय होता है और S8 के रूप में ये भी पाया जाता है। इनकी कुछ विशेष व्यवस्था है यहाँ पर, जैसे एक नताक्ष या मोनोक्लिनिक सल्फर जो है ये वाला बीटा सल्फर 369 केल्विन के ऊपर स्थायी होगा, यानी इससे ज्यादा टेम्परेचर होने पर यह स्थायी होगा, लेकिन उससे कम यदि टेम्परेचर है तो वह उसमें वह अल्फा सल्फर में, मतलब इसके कम होने पर ये, इससे ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसका रूप बना रहेगा, लेकिन इससे कम यदि कर देंगे तो वो परिवर्तित हो जाएगा अल्फा सल्फर में। और इसी प्रकार जो अल्फा सल्फर होता है वो 369 केल्विन से नीचे ताप पर स्थायी होगा, यानी इससे नीचे कर देंगे तो ये स्थायी होगा, लेकिन इससे बढ़ा देंगे टेम्परेचर 369 केल्विन से तो यह परिवर्तित हो जाएगा बीटा सल्फर में या एक नताक्ष सल्फर में। तो जिस टेम्परेचर पर यह एक दूसरे में परिवर्तित हो जा रहे हैं वो कहलाता है संक्रमण ताप। और संक्रमण ताप यानी ये जो 369 टेम्परेचर है वो कहलाता है संक्रमण ताप। यानी मोनोक्लिनिक जो है वो टेम्परेचर बढ़ा देने पर 369 केल्विन से टेम्परेचर यदि बढ़ा देते हैं तो स्थायी होगा, और यदि कम कर देते हैं तो चेंज हो जाता है रोम्बिक सल्फर में या फिर अल्फा सल्फर में। और यदि यहाँ पर जो ये अल्फा सल्फर है तो इसका टेम्परेचर यदि बढ़ा देते हैं तो ये चेंज हो जाता है बीटा में, लेकिन कम कर देते हैं तो इसका स्थायित्व तो बना रहता है। यही विशेष बात है। और इसी टेम्परेचर को, जिस टेम्परेचर पर यह अपना रूप बदल लेते हैं वो कहलाता है संक्रमण ताप। यहाँ हम देख रहे हैं इसकी संरचना क्राउन जैसी होती है, और यहाँ पर जो ये S8 वलय है, मतलब सल्फर जो S8 के फॉर्म में होता है, ये तनाव युक्त एक अणु की तरह व्यवहार करता है। अब हम सल्फर डाइऑक्साइड के विषय में पढ़ लेते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड किस प्रकार का होता है, सल्फर कैसे बनता है ये, तो वायु में दहन, सल्फर को यदि वायु में दहन करेंगे, यानी सल्फर का ऑक्सीजन के साथ क्रिया करवा रहे हैं, वायु के ऑक्सीजन के साथ जब सल्फर की क्रिया होगी तो ये प्राप्त होगा सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फाइड की क्रिया यानी कोई सल्फाइड यदि
अम्लीय माध्यम में क्रिया करेगा तो भी बनेगा सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फाइड अयस्कों का ऑक्सीकरण करने पर भी, जैसे अगर आयरन सल्फाइड ले रहे हैं तो आयरन ऑक्साइड बना और सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। ये इसके बनाने की विधि हो गई। ये देखने में कैसा है, ये रंगहीन होता है, गंध लेकिन इसका बहुत तीक्ष्ण होता है और जल में घुलनशील होता है। ये इसके भौतिक गुण हो गए। ये अम्लीय होता है या नहीं, ये हम देख लेते हैं कि ये किस टाइप का नेचर है इसका। ये अम्लीय नेचर का होता है क्योंकि यह जैसे ही जल के साथ घुलता है तो सल्फ्यूरस अम्ल बना लेता है। और इस कौन से रिएक्शन से प्रूव कर सकते हैं कि अम्लीय है, जब ये क्षार के साथ क्रिया करता है, NaOH के साथ क्रिया करता है तो बनाता है सोडियम सल्फाइड, यानी एक लवण बना लेता है। तो इसका नेचर अम्लीय है, क्षार से क्रिया करके लवण बना लिया और जल बना लिया। सोडियम सल्फाइड जब SO2 से रिएक्ट करता है तो सोडियम बाइसल्फाइड बना लेता है। तो यह भी इसको सिद्ध करता है कि SO2 का नेचर अम्लीय होता है। चूने के पानी से जब इस SO2 की क्रिया कराई जाती है, यानी चूने के पानी में SO2 प्रवाहित करने पर कैल्शियम सल्फाइड सफेद यहाँ पे सॉल्यूशन प्राप्त होता है। और इसी को यदि बहुत देर तक प्रवाहित कर दिया जाए, मतलब चूने के पानी में अगर SO2 भी प्रवाहित किया जाए तो चूने का पानी दुधिया हो जाएगा कैल्शियम सल्फाइड के बनने के कारण। और यदि SO2 को बहुत देर तक प्रवाहित कर दिया जाए तो बन जाएगा कैल्शियम बाइसल्फाइड, यानी अब इसका कलर उड़ जाएगा, ये अब दुधिया नहीं रहेगा। तो चूने का पानी जो है उसमें SO2 डालने पर दुधिया हो गया और बहुत देर तक प्रवाहित कर दिए तो बहुत देर तक प्रवाहित करने पर वो कलरलेस वापस हो जाता है। रंगीन पदार्थ को ये इसका कलर, मतलब ये उड़ा सकता है रंगीन पदार्थों का। किस प्रकार से क्रिया करके ये क्रिया करता है, अपचयन की क्रिया के द्वारा कलर को उड़ा सकता है। जैसे ये अपचयन कर देता है रंगीन पदार्थ का तो रंगहीन में परिवर्तित हो गया। लेकिन अपचयन के द्वारा जिस पदार्थ का विरंजन होता है वह ज्यादा स्थायी नहीं होते हैं, क्योंकि वायुमंडल के ऑक्सीजन के साथ वो फिर से क्रिया करके रंगहीन पदार्थ ऑक्सीकृत हो जाता है और रंगीन में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर वही हो रहा है, क्योंकि इसकी जो क्रिया है वो अपचयन से हुई पहले, और जैसे ही वायुमंडलीय ऑक्सीजन मिला तुरंत उसका ऑक्सीकरण हो गया और ये बन गया नवजात हाइड्रोजन बना। तो ये जो SO2 है वो किस प्रकार अपचयन की क्रिया द्वारा विरंजन कर रहा है, उस रिएक्शन को हम समझते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड को जैसे ही नमी मिलती है वो H2SO4 में परिवर्तित होता है और नवजात हाइड्रोजन बनाता है। SO2 का प्रयोग एंटी क्लोर के रूप में भी किया जाता है, यानी क्लोरीन द्वारा विरंजन यदि किसी पदार्थ का किया गया है और वहां पर क्लोरीन यदि ज्यादा हो गई है तो उस क्लोरीन को हटाने के लिए SO2 का प्रयोग किया जाता है, इसलिए SO2 को एंटी क्लोर भी कहा जाता है। SO2 के उपयोग को देख लेते हैं। ये ऊन और रेशम का विरंजन कर सकता है, प्रति क्लोर के रूप में इसका प्रयोग कर सकते हैं, यानी क्लोरीन की अधिक मात्रा को हटाने में इसका प्रयोग हो सकता है, परिरक्षण कर सकते हैं फलों का, और विसंक्रामक होता है, यानी ये डिसइंफेक्टेंट की तरह कार्य करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट की एक बहुत ही मुख्य जो रासायनिक पदार्थ है, रासायनिक जो यौगिक है, सल्फ्यूरिक अम्ल, जो बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रयोग होता है औद्योगिक निर्माण ये सब करने में, ओजोन इसका प्रयोग करते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड का हम प्रयोग कर सकते हैं। SO2 की संरचना देख लेते हैं। यहाँ भी SO2 की संरचना में S और O के बीच, मतलब पहली बार में अगर हम देखें तो 1 के साथ, पहले वाले ऑक्सीजन के साथ भी ये डबल बॉन्ड बना सकता है और दूसरे ऑक्सीजन के साथ भी डबल बॉन्ड बना सकता है। ये इसकी अनुनादी संरचना हो गई और ये इसका अनुनादी संकर है। और ये जो डॉटेड लाइन है ये शो करता है कि जो डबल बॉन्ड की स्थिति है और S और पहले O के साथ भी हो सकती है और S और दूसरे O के साथ भी हो सकती है। SO2 की संरचना को जब हम देखते हैं तो यह यहाँ पर sp2 संकरण दर्शाता है। sp2 संकरण दर्शाता है, ये देखिए यहाँ पर sp2 संकरण किस प्रकार से ये दर्शा रहा है। देखिए सल्फर के बाह्यतम कोश में होता है 6, ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में होता है 6 और इंटू 2, ये 6 इंटू 2 है, तो 6 इंटू 2 करने पर प्राप्त हुआ 6 इंटू 2 12 प्लस 6 तो 18 हुआ। अब ये जो 18 प्राप्त हुआ इसको हम देखते हैं, ये वैल्यू जो है वो 8 से ज्यादा है तो हम 8 से भाग दे दिए। 8 से भाग देने पर हमारे पास मान आया 3। 3 मतलब कौन सा संकरण हो गया, sp2 संकरण हो गया। तो sp2 संकरण इसकी होती है और ये यहाँ पर लोन पेयर की तरह कार्य
करता है। सल्फर के ऑक्सी अम्ल के बारे में देख लेते हैं। सल्फर के मुख्य यहाँ पर ऑक्सी अम्ल हम 5 देखते हैं। सल्फ्यूरस अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, थायोसल्फ्यूरिक अम्ल, पायरोसल्फ्यूरिक अम्ल और पर ऑक्सी सल्फ्यूरिक अम्ल, या इसको हम मार्शल अम्ल भी कहते हैं। ये जो संरचनाएं हैं परीक्षा में इसके ऑक्सीकरण अवस्था, इसकी संरचना और नाम, तो कोई भी 3 आ सकते हैं, कोई भी 3 आप याद कर सकते हैं इसमें। सल्फ्यूरस अम्ल की संरचनाओं को आपको याद रखने का एक ट्रिक है कि देखिए कि क्या क्या पैटर्न एक जैसा है। जैसे इन तीनों को पहले देख लेते हैं। इन तीनों में आप देखिए कि S डबल बॉन्ड O है, S डबल बॉन्ड O है, और एक दो जो OH है वो S से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। 2 S जो है वो S इससे डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, और दो जो OH है वो S से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर ये लोन पेयर है, यहाँ S और O के बीच में डबल बॉन्ड है, और यहाँ भी S और S के बीच में डबल बॉन्ड है। यहाँ पर S और S के बीच में डबल बॉन्ड है। तो पहले वाले तीनों का जो ये स्ट्रक्चर है ये बिल्कुल एक जैसा है। नीचे S के साथ 2 OH और डबल बॉन्ड O, फिर S के साथ 2 OH डबल बॉन्ड O, फिर S के साथ 2 OH डबल बॉन्ड O, और साथ ही साथ एक S के साथ एक S में लोन पेयर है, एक S और O के बीच डबल बॉन्ड है, और एक S और S के बीच में यहाँ पर डबल बॉन्ड है। S के बीच में एक ही स्ट्रक्चर है, इसलिए इसका नाम क्या है? H2SO3, मतलब +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये सल्फ्यूरस अम्ल है। जैसे ही ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गया, +6 हो गया तो इक हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया H2SO4, ये हो गया H2SO4। और ये है थायोसल्फ्यूरिक अम्ल। चूंकि यहाँ पर देखिए S और O है डबल बॉन्ड के साथ O, और S डबल बॉन्ड S है, तो ये S जो है वो थायो वर्ड को बताता है, थायोसल्फ्यूरिक अम्ल H2S2O3। तो यहाँ पर H2S2O3 है यहाँ, और ये जो दो स्ट्रक्चर है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ पर इसको हम कैरो अम्ल भी कहते हैं, मतलब पायरोसल्फ्यूरिक अम्ल का एक और नाम है, व्यापारिक नाम कह सकते हैं कैरो अम्ल H2S2O7। तो H2S2O7 इसके पैटर्न को भी आप देखिए लगभग एक जैसा है दोनों पैटर्न। S डबल बॉन्ड O ऊपर है, यहाँ भी S डबल बॉन्ड O ऊपर है, यहाँ भी देखिए S डबल बॉन्ड ऊपर, यहाँ भी S डबल बॉन्ड ऊपर। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड O है, यहाँ भी S के साथ डबल बॉन्ड हो, OH और OH, यहाँ भी OH और यहाँ भी OH, ये बीच में एक O लगाना है। और जैसे ही हम मार्शल अम्ल में जाएंगे तो 2 O लगा देंगे दोनों S के बीच में। तो आप ऐसे पैटर्न को थोड़ा याद रखेंगे तो स्ट्रक्चर बनाना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। H2SO4 के कुछ गुण देख लेते हैं कि H2SO4 के क्या। H2SO4 इसका ऑक्सी अम्ल ही है सल्फर का। इसकी वाष्पशीलता बहुत कम होती है, इसलिए क्योंकि ये हाइड्रोजन बंध बनाता है, हाइड्रोजन बंध बनाता है, बहुत अधिक विस्कोस होता है और ये इनमें संगुणन रहता है, इसलिए वाष्पशीलता इसकी कम होगी। अम्लीय प्रबलता बहुत अधिक होती है, जल के लिए बहुत ज्यादा बंधुता होती है, और ये अच्छा एक ऑक्सीकारक होता है। इसका उच्च विस्कोस होने का कारण, यानी विस्कोसिटी ज्यादा होने का कारण होता है हाइड्रोजन बंध। ये इसकी अम्लीय प्रवृत्ति को दर्शा रहे हैं। अम्ल के साथ अम्लीय प्रवृत्ति कैसे कि जैसे ये जल से क्रिया किया तो हाइड्रोनियम आयन बना और HSO4- बना। अब यहाँ पर ये जो रिएक्शन है, मतलब ये जो पहला वाला रिएक्शन हम देख रहे हैं, यहाँ पर ये अम्लीय प्रबलता का मान जो है वो ज्यादा है, लेकिन दूसरे वाले में हम देखते हैं अम्लीय प्रबलता का मान थोड़ा कम हो गया। यहाँ पर Ka का मान अधिक है, अम्लीय प्रबलता अधिक है। यहाँ H बनने की जो स्थिति रहेगी, दर रहेगी, चूंकि H2SO4 H2O से क्रिया कर रहा है तो यहाँ H की मात्रा ज्यादा है, तो H बनने की प्रवृत्ति भी यहाँ पे अधिक होगी, तो अम्लीय प्रवृत्ति इस रिएक्शन में ज्यादा है, तो Ka जो है वो अधिक होगा। और यहाँ पर H प्लस और HSO4 माइनस में विभक्त हो गया, तो यहाँ पर जो HSO4 बना, अब जो ये HSO4 फिर से विघटित होगा, अगर HSO4 का अगर हम H2O से रिएक्शन कराएंगे, ये भी अम्लीय है लेकिन इसकी प्रबलता कम हो जाएगी क्योंकि H की मात्रा में कमी आ गई, तो ये भी हाइड्रोनियम आयन दे रहा है, ये भी हाइड्रोनियम आयन दे रहा है, लेकिन यहाँ अम्लीय प्रवृत्ति ज्यादा होगी, यहाँ अम्लीय प्रवृत्ति कम होगी। निम्न वाष्पशीलता के कारण ये अधिक वाष्पशील अम्ल के साथ क्रिया करके विभिन्न प्रकार के लवण का उत्पादन कर सकता है। जैसे ये जो कोई भी यहाँ पे हम ले लेते हैं अधिक वाष्पशील जो भी अम्ल है MX है,
कोई भी अम्ल हो सकता है अधिकवाष्पशील। H2SO4 के साथ जैसे क्रिया होती है लवण में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ कोई स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि कौन सा अम्ल ले रहे हैं, आप ये कॉमन रिएक्शन के तहत इसको देख रहे हैं कि M2SO4 बना और 2HX बना, मतलब हम कुछ भी यहाँ ले सकते हैं। H2SO4 एक अच्छा निर्जली कारक भी होता है। इसको हम देख लेते हैं इसके रिएक्शन से, किस प्रकार इसके रिएक्शन है जिसके कारण ये अच्छा एक निर्जली कारक होता है। देखिए, जैसे ही अगर हम शक्कर ले लें और शक्कर में सांद्र H2SO4 डाल दें तो वो शक्कर पूरी काली हो जाती है। इस घटना को कैरिंग कहते हैं। शक्कर का काला पड़ जाना H2SO4 के डालने पर यह कहलाता है कैरिंग। यहाँ देखिए उसी रिएक्शन को, ये शुगर है C12H22O11 शुगर लिए और यहाँ पर ये जैसे इसमें H2SO4 डाला गया तो ये पूरा काला पड़ गया, यानी कार्बन बन गया और उसमें से जितना जल का अणु है 11H2O वो बाहर निकल गया। ऑक्सीकारक गुण H2SO4 का, जब ऑक्सीकारक गुण हम देखते हैं तो सबसे पहले इसका विघटन देख लेते हैं कि ये कैसे विघटित हुआ। H2O बनाया, SO2 बनाया, नवजात ऑक्सीजन बनाया और यही नवजात ऑक्सीजन दूसरे पदार्थों को ऑक्सीकृत कर देगा। जैसे कार्बन को ऑक्सीकृत करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। कॉमन क्या चीज है वो आप देख लीजिए। देखिए यहाँ पर रिएक्शन में सभी में देखिए H2O SO2 बना ही है, H2O SO2 ये बना ही है। जो स्पेशल है वो आप देख लीजिए क्या बना, कार्बन के साथ रिएक्शन हो रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड बना। चूंकि ऑक्सीकारक गुण है तो इसमें ऑक्साइड्स ही बनेंगे। सल्फर के साथ रिएक्शन हुआ तो सल्फर डाइऑक्साइड बना, कॉपर के साथ रिएक्शन हुआ तो कॉपर सल्फेट बना। और ये एक रिएक्शन देखिए H2S, तो H2S में से H को निकाल देना, ये भी इसका ऑक्सीकारक गुण है क्योंकि H2S में से H को निकाल दिया, H को निकाल कर वहां O को जोड़ दिया तो यहाँ पर ये इसका ऑक्सीकारक गुण हो गया। इस प्रकार ये इसके ऑक्सीकारक गुण को रिएक्शन से हम समझ सकते हैं। H2SO4 के बहुत सारे उपयोग हैं। सबसे तो हम अपने दैनिक जीवन में या हम जब भी लैब में जाते हैं H2SO4 को एक मुख्य रिएजेंट के रूप में देखते हैं। अपमार्जक यानी डिटर्जेंट के फैक्ट्री में इसका बहुत प्रयोग है। उर्वरक बनाने में इसका उपयोग होता है। पेट्रोलियम शोधन में इसका प्रयोग होता है। रंजक, दवा या प्लास्टिक बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। कोल तार, चर्म उद्योग में इसका प्रयोग होता है। ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन, नाइट्रोग्लिसरीन, ये सभी चीजें बनाने में इसका प्रयोग होता है। तो आप H2SO4 के और भी यूजेस हैं, कोई भी 3 यूज आप उसको याद कर सकते हो या दूसरे कोई भी यूज भी आप याद कर सकते हो। तो H2SO4 का मुख्य गुण है कि वह एक अच्छा निर्जली कारक होता है और यह एक अच्छा ऑक्सीकारक भी होता है। तो ये जब भी हम सिद्ध करेंगे कि ऑक्सीकारक है तो क्यों है, तो इन रिएक्शंस के द्वारा इसको दर्शाना है कि क्यों ये ऑक्सीकारक है। क्योंकि ये नवजात ऑक्सीजन दे रहा है जो दूसरे पदार्थों को ऑक्सीकृत करता है। कार्बन को ऑक्सीकृत कर दिया, सल्फर को ऑक्सीकृत कर दिया, इस प्रकार से। तो इसको आसानी से आप याद कर सकते हो। H2SO4 के यूजेस, H2SO4 के गुण जो भी है उसको आप पढ़ सकते हो।